Hello बच्चों, let's read this question. The question says, arrange the following in increasing order of basic character. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें चार कंपाउंड दिए गए हैं और हमें इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक करेक्टर में क्या करना है, अरेंज करना है। अगर आप सबके अंदर देखोगे तो बेसिकली ये एनिलीन एनिलीन बेस्ड कंपाउंड है। एनिलीन और उसके डेरिवेटिव्स हैं सारे के सारे, जितने भी हमें ऑप्शंस मिले हैं। तो अभी हमें इनको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ। बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ। अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करी जाए बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो होनी चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, कि जिसकी जिसकी भी चीज की हम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हैं उसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। और दूसरी है उसकी एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, कि उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इन दो चीजों पर हमारी जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू प्रोटॉन टू एच प्लस, ऐसे बोल सकते हैं। इसको समझते हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं कोई बी है और ये एक अच्छा बेस है, मान लीजिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है। ये एक अच्छा बेस तभी तो कहलाएगा कि अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से होना चाहिए और दूसरा इसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को ये किसी एच प्लस को दे सके, किसी प्रोटॉन को अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर दे सके, ऐसी इसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए। और यहाँ पर जब भी तो एक अच्छा बेस कहलाएगा, जब भी तो एक अच्छा बेस कहलाएगा। और जब कोई बेस H प्लस को ले लेता है तो ये एक कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करता है। जब बेस एक H प्लस को ले लेता है वो एक कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म करता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों, ये कॉन्जुगेट एसिड भी कुछ हद तक स्टेबल होना चाहिए, तभी तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी। तो ये हमारी कुछ कंडीशंस होती हैं जिस पर बेसिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, और इसी के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो जो हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं। ये फर्स्ट है, इसको नाम दे देते हैं सेकंड, इसको नाम दे देते हैं थर्ड, इसको नाम दे देते हैं फोर्थ, जिससे इनको हमें देखना इजी हो जाए। पहले बच्चों हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड जो हमारा फोर्थ है इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट को देखते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट है उसके अंदर NH2 है, NH2 है। और यहाँ हमारे पास क्या है बच्चों, इसके अंदर ध्यान से समझना है। फर्स्ट एंड फोर्थ को कंपेयर कर रहे हैं तो फोर्थ को भी यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ फोर्थ को इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये हमारे पास फोर्थ है, यहाँ इस बार ये CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ CH3 ग्रुप अटैच है। और यहाँ पर ये हमारी बेंजीन रिंग है बच्चों, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। थर्ड एंड फोर्थ को भी लिख लेते हैं, थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड को भी लिख लेते हैं। जो सेकंड कंपाउंड मिला है उसको देखते हैं। सेकंड कंपाउंड क्या है बच्चों, यहाँ यहाँ जो है बच्चों NH2 ग्रुप अटैच है, यहाँ NH2 ग्रुप अटैच है। और यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी एक CH3 ग्रुप अटैच है। इस तरीके से हमें ये थर्ड कंपाउंड मिला है। एंड जो हम सेकंड कंपाउंड मिला है एंड जो हमें थर्ड कंपाउंड मिला है उसको भी देख लेते हैं बच्चों। दिस इज थर्ड कंपाउंड। थर्ड कंपाउंड में क्या है, यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच, यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। यहाँ पर भी एक और CH3, और यहाँ पर भी एक इनका CH3 ग्रुप अटैच है। तो बच्चों हमें क्या करना है, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करना है, कंपेयर करना है। इनकी बेसिक स्ट्रेंथ को क्या करना है बच्चों, कंपेयर करना है। तो हम लास्ट में इस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ का हम ऑर्डर डिस्कस करेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर डिस्कस करेंगे, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर या बेसिक करेक्टर बोल सकते हैं। तो ध्यान से समझना है, जो हमें कंपाउंड्स मिले हैं, अगर आप इन कंपाउंड्स को देखोगे बच्चों, इन कंपाउंड्स के अंदर अगर आप नाइट्रोजन को देखोगे, नाइट्रोजन के पास क्या होता है, इस तरीके से एक लोन पेयर होगा यहाँ पर। अगर इसके अंदर देखोगे यहाँ पर भी लोन पेयर है, इसके अंदर देखोगे इनके पास भी लोन पेयर, इनके पास भी लोन पेयर। तो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर तो हम बोल सकते हैं सभी के पास है। लेकिन अब क्या बोल देंगे कि एबिलिटी किसकी होगी, तो ये डिपेंड करती है कि इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने मतलब ज्यादा अवेलेबल है, कितने ज्यादा फ्रीली अवेलेबल है इस चीज पर। होता क्या है, जो फर्स्ट हमारे पास ये एनिलीन है, इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है बच्चों, ये यहाँ पर इस तरीके से डीलोकलाइज होता है, यहाँ पर ये इस तरीके से कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो हम इसका यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरीके से कुछ। यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव आएगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए, ये इधर मूव कर सकता है। तो हम इसके इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। यहाँ नेगेटिव आ गया होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड NH2, और इस पर N पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या हो सकता है, ये नेगेटिव चार्ज इधर जाए, ये बॉन्ड इधर मूव कर सकता है कुछ इस तरीके से। तो हम ऐसे दिखा सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया होगा, ऑर्थो पोजीशन पर अगेन नेगेटिव चार्ज आ गया होगा, और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया होगा। ये डबल बॉन्ड था, यहाँ नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड NH2 और N पर पॉजिटिव चार्ज। एंड लास्टली ये अगेन इधर जाए और ये दोनों इलेक्ट्रॉन N पर अगेन मूव कर जाएं, तो इसका हम लास्ट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखा सकते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बन गया होगा, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड की जगह ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया होगा, यहाँ ये डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया होगा, और ये NH2 और N के ऊपर उसके लोन पेयर वापस आ गए।
तो हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये फ्री नहीं है, ये डिलोकलाइज है, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते, तो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होती है। सिमिलरली अगर आप फोर्थ में देखोगे तो यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, रेजोनेंस देखने को मिलेगा, इन दोनों के अंदर हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा, रेजोनेंस का फिनोमिना इन दोनों में देखने को मिलेगा, फर्स्ट में भी और फोर्थ में भी। इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होंगे, इस वजह से बहुत ज्यादा फ्रीली अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर हमें कंपेयर करना हो, फिर भी अगर कौन इलेक्ट्रॉन इजीली दे सकता है, तो हो क्या रहा है बच्चों, इसके अंदर ये फिनाइल वाला जो ग्रुप कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, लेकिन यहाँ दो CH3 ग्रुप क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट लगा रहे होंगे, यहाँ पर ये भी प्लस आई इफेक्ट लगा रहा हो, कुछ हद तक यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो बढ़ा रहे हैं, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना इजी। तो अगर हम फर्स्ट और फोर्थ में कंपेयर करें, रेजोनेंस दोनों में हो रहा है, लेकिन यहाँ दो CH3 ग्रुप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इसलिए जो फोर्थ होता है वो फर्स्ट से ज्यादा बेसिक होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमारे पास फोर्थ है वो फर्स्ट से ज्यादा बेसिक है, फोर्थ जो है बच्चों वो फर्स्ट से ज्यादा बेसिक है, ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट कम बेसिक है फोर्थ से। अब बात करते हैं बच्चों सेकंड और थर्ड की। ये जो सेकंड कंपाउंड है बच्चों, सेकंड कंपाउंड के अंदर क्या है बच्चों, इसके अंदर भी ये नाइट्रोजन के पास यहाँ लोन पेयर है, ये भी यहाँ रेजोनेंस दिखा सकता है, यहाँ पर ये भी रेजोनेंस दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर एक फिनोमिना देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। एक ये वाला फिनोमिना यहाँ देखने को मिलता है, प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये फिनोमिना यहाँ देखने को मिलता है। होता क्या है बच्चों, अगर हम कहते हैं कि ये एक अच्छा बेस है, अगर हम कहते हैं ये एक अच्छा बेस है, तो अगर इसने कोई प्रोटॉन को ले लिया, जब ये अब एक प्रोटॉन को ले लेता है बच्चों, तो ये इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर हमारी ये दो मिथाइल ग्रुप अटैच थे, इस तरीके से दिखा सकते हैं, एक CH3 ग्रुप ये, एक CH3 ग्रुप ये क्या बन गया, एक कॉन्जुगेट एसिड। ये क्या बन गया बच्चों, एक कॉन्जुगेट एसिड, जब कोई बेस H प्लस को ले लेता है तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्जुगेट एसिड के अंदर, तो ये कॉन्जुगेट एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये जो कॉन्जुगेट एसिड होता है बच्चों वेरी लेस स्टेबल होता है, वेरी वेरी लेस स्टेबल। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है बच्चों, अगर हम इसको इस तरीके से दिखाएं, यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं इसको, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक ये CH3 ग्रुप अटैच है, और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप अटैच है। तो होता क्या है बच्चों, ये जो नाइट्रोजन से तीन हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं ना बच्चों, ये जो यहाँ नाइट्रोजन से तीन हाइड्रोजन अटैच हो गए हैं और नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव, ये जो ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप है बच्चों, ये क्या करते हैं, इन हाइड्रोजन्स को रिपेल करते हैं। ये जो CH3 ग्रुप्स हैं, यहाँ पर क्या होती है, रिपल्शन देखने को मिलती है, ये इनको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, क्योंकि ये बहुत पास पास होते हैं, रिपल्शंस की वजह से ये कंपाउंड बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता। क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता तो ये कॉन्जुगेट एसिड इजीली फॉर्म नहीं होना चाहेगा, और ये अगर इजीली फॉर्म होना नहीं चाहेगा तो ये कंपाउंड होता है वेरी लेस बेसिक होता है, वेरी लेस बेसिक होता है ये, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड इजीली करेगी नहीं, क्योंकि इसी फिनोमिना को बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, कि अगर इसने प्रोटॉन ले लिया तो जो कॉन्जुगेट एसिड है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता, यहाँ रिपल्शंस देखने को मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इसका बेसिक करेक्टर बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाता है, ये H प्लस को इजीली क्या करता है, लेता नहीं है, उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स देता नहीं है, इसलिए लीस्ट बेसिक हो जाता है। इसका जो बेसिक करेक्टर है बच्चों, ये फर्स्ट और फोर्थ से भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उनके अंदर ऐसा कोई फिनोमिना देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। तो जो सेकंड है बच्चों वो लीस्ट बेसिक हो जाएगा, सेकंड जो है वो लीस्ट बेसिक हो जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड कंपाउंड की। अब ये जो थर्ड कंपाउंड है बच्चों, इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर एक फिनोमिना देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्या देखने को मिलता है इसके अंदर, स्टेरिक स्टेरिक इनहिबिशन, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस देखने को मिलता है। पहले जो हमने देखा कंपाउंड, उसके अंदर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन देखने को मिला था, वहां पर प्रोटॉन लेने के बाद क्या हो रहा था, हमारा कंपाउंड अनस्टेबल हो रहा था, लेकिन यहाँ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस देखने को मिलता है। अगर आप कहोगे ऐसा, इसको मत समझते हैं एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप कहोगे कि इसके अंदर भी यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएं ये इधर जाएं, ऐसा ऐसा यहाँ पर नहीं होता, ऐसा यहाँ पर रेजोनेंस यहाँ पर नहीं होता, इनहिबिशन हो रहा है ना रेजोनेंस का, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता। ऐसा क्यों, यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, अगर हम इस कंपाउंड को समझें, इस कंपाउंड को समझें, तो अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हमारे पास, इसको इसको इस तरीके से दिखाते हैं बच्चों, इसको हम कुछ इस मैनर में दिखा लेते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, यहाँ कुछ इस तरीके से हमने बेंजीन रिंग दिखाया है, यहाँ नाइट्रोजन है, और यहाँ से ये दो CH3 ग्रुप है अटैच, यहाँ ये दो CH3 ग्रुप अटैच है, एक CH3 ग्रुप हमने मान लीजिए इस तरीके से दिखाया है, और एक CH3 ग्रुप हमने मान लीजिए कुछ इस तरीके से दिखाया है। ये p ऑर्बिटल्स होते हैं बच्चों, आप जानती हो बेंजीन रिंग के अंदर ये p ऑर्बिटल्स होते हैं, जहाँ हमारे ये पाई बॉन्ड बन रहे होंगे, इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। और ये एक नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल है, इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से हमने ऐसा दिखा दिया है कि ये हमारे p ऑर्बिटल्स हैं,
बच्चों इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसको समझना है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। अगर हम रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेंस के लिए जो मस्ट कंडीशन है बच्चों, अगर यहाँ हम नाइट्रोजन के इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, तो रेजोनेंस के लिए जो मस्ट कंडीशन होती है वो होती है कि हमारे जो ये ऑर्बिटल्स हैं ये कैसे होने चाहिए, प्लेनर होने चाहिए, को प्लेनर होने चाहिए, सभी के सभी एक ही प्लेन में होने चाहिए, सभी के सभी एक ही प्लेन में होने चाहिए, तभी ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, डीलोकलाइज हो सकते हैं। लेकिन यहाँ ये जो दो CH3 ग्रुप्स अटैच है ना बच्चों, ये जो दो यहाँ पर CH3 ग्रुप अटैच होते हैं, बल्कि बल्कि ग्रुप्स, ये क्या काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को रिपल्शन करते हैं, जिसकी वजह से ये जो पी ऑर्बिटल है ना नाइट्रोजन की, ये कुछ हद तक यहाँ पर क्या हो जाती है, इस तरीके से बिल्कुल कोप्लेनर नहीं रहती, और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर टिल्ट हो जाती है, इस तरीके से यहाँ पर टिल्ट हो जाती है, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो यहाँ पर ये डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन का नहीं हो पाता, यहाँ पर रेजोनेंस का फिनोमिना स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये अब कोप्लेनर रहे नहीं, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो पाता, यहाँ पर रेजोनेंस नहीं हो पाता, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं बच्चों क्या, इसी को बोलते हैं यहाँ पर स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्योंकि अब यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा फ्रीली अवेलेबल है, और बहुत ज्यादा फ्रीली अवेलेबल है, ये किसी को भी अपने प्रोटॉन दे सकते हैं, जिसकी वजह से इस कंपाउंड की बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अब बढ़ गई है, अब ये कहीं रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। पहले तो रेजोनेंस, जो हमारे ऑप्शन थे वहाँ रेजोनेंस हो रहा था, वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर डिक्रीज कर रही थी, इस वजह से वो कम बेसिक थे। लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से ये बहुत ज्यादा बेसिक होते हैं। ये कैसे होते हैं, मोर बेसिक, ये बोल सकते हैं जो हमारे ऑप्शन है उनमें सबसे ज्यादा बेसिक यही होंगे, ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो जो हमारा ये थर्ड है, ये सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है, सबसे ज्यादा बेसिक। टू लीस्ट बेसिक, इसमें SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन देखने को मिल रहा था, थर्ड मोस्ट बेसिक, इसमें स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस देखने को मिल रहा था, और फर्स्ट एंड फोर्थ में, फोर्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई थी और फर्स्ट के अंदर थोड़ी कम थी, इसलिए हमारे पास बेसिक स्ट्रेंथ का क्या आ गया है बच्चों, ऑर्डर आ गया, वो भी इंक्रीजिंग। This is the final answer. I hope you understood it well and best of luck.